एंड हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंफ्लामेटरी बाउल डिसीज। इंफ्लामेटरी बाउल डिसीज दैट इज IBD। ओके, so what is IBD? So this is the inflammatory bowel disease or irritable bowel disease, irritable bowel disease or irritable bowel syndrome also, IBS भी कहा जाता है इसे। Okay, so inflammatory bowel disease IBD is a relapsing remitting condition, relapsing remitting condition, इसको समझ के लीजिए। What does it mean? relapsing remitting condition इसका मतलब क्या है? तो relapsing remitting condition का मतलब होता है कि अगर किसी पेशेंट को डायरिया होता है तो सपोज 1 to 3 डेज के लिए डायरिया रहता है, 1 to 3 डेज डायरिया रहता है। 1 to 3 डेज डायरिया रहने के बाद में वो अपने आप स्टॉप हो जाता है। ओके, अपने आप, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर आफ्टर 15 डेज और 1 मंथ और अ पर्टिकुलर पीरियड, 15 डेज और 1 मंथ और अ पर्टिकुलर पीरियड के बाद में फिर 2 to 3 डेज के लिए डायरिया होगा। फिर से 2 to 3 डेज के लिए डायरिया होता है। फिर वापस से 2 to 3 डेज के लिए डायरिया होने के बाद में वो फिर से स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद में फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में, मतलब 15 से 20 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद में फिर डायरिया रिपीट होता है। मतलब यहाँ पे जो डायरिया होता है, ये डायरिया मतलब फॉर 1 to 3 डेज के लिए डायरिया होता है, फिर अपने आप रुक जाता है और फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में फिर शुरुआत हो जाती है डायरिया की। तो ऐसा चलते रहता है। दैट इज नोन एज रिलैप्सिंग रेमिटिंग कंडीशन। ओके, दैट इज द रिलैप्सिंग रेमिटिंग, मतलब डायरिया होता है, अपने आप स्टॉप हो जाता है, फिर 15-20 दिन के बाद में रिपीट होता है, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर रिपीट होता है, फिर स्टॉप हो जाता है। दैट इज द रिलैप्सिंग रेमिटिंग कंडीशन। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज इज अ रिलैप्सिंग रेमिटिंग कंडीशन characterized by chronic inflammation at various sites in the gastrointestinal tract. chronic inflammation, okay, chronic inflammation कहाँ पे? तो various sites in the gastrointestinal tract, मतलब colon में होगा, rectum में होगा, माउथ में हो सकता है, इसोफेगस में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं पे भी यहाँ पे इंफ्लेमेशन हो सकता है एंड दैट कैन बी क्रोनिक। ओके, अगर अल्सरेटिव, अब जो आईबीडी है, आईबीडी के 2 टाइप्स है, एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड सेकंड वन इज क्रोन्स डिसीज। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस ये रेक्टम तक या लार्ज इंटेस्टाइन तक ही लिमिटेड रहता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये लार्ज इंटेस्टाइन तक ही लिमिटेड रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है। जबकि क्रोन्स डिसीज जो है ये थ्रू आउट जीआई ट्रैक्ट, मतलब माउथ से लेकर के एनस तक कहीं पे भी इसमें इंफ्लेमेशन हो सकता है। क्रोन्स डिसीज में जो इंफ्लेमेशन होता है वो माउथ से लेकर के एनस तक कहीं पे भी हो सकता है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ही वहां तक ही आपका इंफ्लेमेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है। ओके, तो देखिए इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज। So inflammatory bowel disease IBD is a relapsing remitting condition characterized by chronic inflammation at various sites in the gastrointestinal tract which results in diarrhea and abdominal pain. तो यहाँ पे डायरिया होता है एंड एब्डोमिनल पेन भी होता है। देन देयर आर 2 forms of idiopathic inflammatory bowel disease. इडियोपैथिक मतलब क्या? जिसका इटियोलॉजी पता नहीं है, इटियोलॉजी या जिसके कॉजेस पता नहीं है, कॉजेस किस वजह से हो रहा है यह पता नहीं होता है, दैट इज इडियोपैथिक। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है इसके 2 फॉर्म्स है, देयर आर 2 फॉर्म्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिसीज। तो ये इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक मतलब इनके पीछे जो कारण है वो कारणों का भी पता नहीं है। ओके, देन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विद आईबीडी में इन्वॉल्व एन ऑटो इम्यून रिएक्शन। ऑटो इम्यून मतलब ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। ओके, जो इन्फ्लेमेशन होता है आईबीडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है दैट इज एन ऑटो इम्यून रिएक्शन। ओके, ये क्या है? ऑटो इम्यून रिएक्शन है, ऑटो इम्यून डिसीज है। ओके, देन द मेजर टाइप्स ऑफ ड्रग्स थेरेपी यूज्ड इन आईबीडी इंक्लूड। नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन। आप इसको क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ड्रग्स बोल सकते हैं जो कि आईबीडी में, मतलब पर्टिकुलरली क्रोन्स डिसीज में एंड कोलाइटिस जो है, तो कोलाइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिसीज में जो ड्रग्स हम लोग यूज कर सकते हैं दोज आर दी ड्रग्स। वो ड्रग्स का यहाँ पे टाइप्स दिए, क्लासिफिकेशन दिया है। नाउ आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी ड्रग्स है, जो ड्रग थेरेपी है यूज इन आईबीडी, ये ड्रग थेरेपी का मेन पर्पस क्या है? तो ये सभी ड्रग्स एक इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। सभी क्या होते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले होते हैं। ओके, सप्रेसेंट, इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले एंड एंटी इंफ्लेमेटरी है। क्या है?
एंटी इन्फ्लामेटरी। ऑल ऑफ दिस ड्रग्स, ये सभी ड्रग्स इम्यूनोसप्रेसेंट्स है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी है। क्योंकि जो आईबीडी है, आईबीडी में मेनली क्या होता है, तो इम्यूनिटी ओवर एक्टिव हो जाती है, ओवर एक्टिव इम्यूनिटी, एंड सेकंड इन्फ्लेमेशन होता है थ्रू आउट दी जीआई ट्रैक्ट। मतलब अगर क्रोन्स डिसीज है तो क्रोन्स डिसीज में थ्रू आउट जीआई ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा। और अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन तक की इन्फ्लेमेशन होता है। तो यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा टेम्पररीली, वो क्या करेगा, तो इम्यूनोसप्रेशन इफेक्ट देगा, मतलब एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देगा, मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा, पेन नहीं होगा। ओके, तो मेजर टाइप्स जो इसमें, तो इसमें फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट जो क्लास है, दैट इज अमाइनो सैलिसिलेट्स, अमाइनो सैलिसिलेट्स, दैट इज ASA। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन था, हम लोगों ने जो आज एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, उन एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू हमने यहाँ पे देखा है। व्हाट वाज दैट एमसीक्यू? तो जैसे थर्ड नंबर का ये जो एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस किया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईबीडी आर करेक्ट एक्सेप्ट। ओके, तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि पीपीआई आर फर्स्ट लाइन थेरेपी टू ट्रीट आईबीडी। तो नो, पीपीआई जो है एंटासिड्स है। पीपीआई क्या है, एंटासिड है। और यहाँ पे एंटासिड की जरूरत है क्या आईबीडी में? तो आईबीडी में एंटासिड की जरूरत नहीं है, आईबीडी में इम्यूनोसप्रेसेंट की एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की जरूरत है। इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की जरूरत है, एंटासिड की जरूरत नहीं होती है, पीपीआई की जरूरत नहीं होती है। इसलिए पीपीआई इज नॉट द ट्रीटमेंट। ओके, ध्यान दीजिए, जो आईबीडी है मतलब क्रोन्स डिसीज एंड आपका एंटेरिक मतलब आपका कोलाइटिस जो है, ओके, तो उसके अंदर में आपको एंटासिड की जरूरत नहीं होती है। तो वहां पे आपको एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेशन की जरूरत होती है। ओके, तो यहाँ पे पीपीआई यूज नहीं होते हैं, आईबीडी में पीपीआई आर नॉट यूज्ड। ओके, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है अमीनो सैलिसिलेट्स। अमीनो सैलिसिलेट्स में एग्जांपल्स है मेसालामाइन, सल्फासैलिसिन, ओलसैलाजाइन एंड बलसैलाजाइड। ओके, मेसालामाइन, sulfasalazine, olsalazine and balsalazide. These are the examples of amino salicylates and these are the first line drug. ये जो है first line drugs है, first choice drug है to treat IBD. Okay, then corticosteroids. corticosteroids के examples में prednisolone, budesonide, prednisone, methylprednisolone, then hydrocortisone, beclomethasone, beclomethasone dipropionate. These are the corticosteroid drugs. corticosteroids मतलब स्टेरॉइडल ड्रग, स्टेरॉइडल। एंड आप जानते हो कि जो स्टेरॉइडल ड्रग्स होते हैं, जो स्टेरॉइडल ड्रग्स होते हैं, दोज आर द इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। ऑल स्टेरॉइडल ड्रग्स आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। ओके, देन नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज कैल्सिन्यूरिन एंटागोनिस्ट। कैल्सिन्यूरिन, अभी जो कैल्सिन्यूरिन एंटागोनिस्ट है, these are also the anti-inflammatory and immunosuppressant. कैल्सिन्यूरिन एंटागोनिस्ट के एग्जांपल्स है साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलिमस। ओके, टैक्रोलिमस एंड साइक्लोस्पोरिन आर कैल्सिन्यूरिन एंटागोनिस्ट। ओके, एंड ये ड्रग क्या है? सो दीज आर द इम्यूनोसप्रेसेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ये ड्रग कैसे एक्ट करते हैं? सो दे सप्रेस एक्टिवेटेड टी सेल वाया इनहिबिशन ऑफ कैल्सिन्यूरिन। एक्टिवेटेड टी सेल, तो इम्यूनो एक्टिविटी में, इम्यूनिटी में टी सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन्फ्लामेशन में टी सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैल्सिन्यूरिन एंटागोनिस्ट है, जो कि साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलिमस है, ये ड्रग टी सेल का एक्टिवेशन स्टॉप करते हैं। दे सप्रेस एक्टिवेटेड टी सेल वाया इनहिबिशन ऑफ कैल्सिन्यूरिन। ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग इज थायोप्यूरिन्स। थायोप्यूरिन, अब ये थायोप्यूरिन्स है, दीज आर आल्सो इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। थायोप्यूरिन्स के एग्जांपल्स है एजाथायोप्रिन, मरकैप्टोप्यूरिन एंड 6-thiogonian। ओके, देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग इज मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट, ये भी ड्रग जो है मिथोट्रिक्सेट, इट इज आल्सो इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी। ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। देन टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स। टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी है। इसके जो एग्जांपल्स है, दीज आर इनफ्लिक्सिमैब, एडेलीमुमैब, गोलीमुमैब, सर्टोलिजुमैब। ये सभी मैब ड्रग। MAB, व्हाट इज MAB? दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। MAB इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी।
सो टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स, ये जो ड्रग्स है, दिस so infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab, all of these are monoclonal antibodies. Okay, and anti-TNF agents possess immunosuppressive and potent anti-inflammatory effects. तो ये सभी ड्रग्स, ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट JAK इनहिबिटर. JAK इनहिबिटर एग्जांपल टोफेसिटिनिब. So tofacitinib, tofacitinib, that is JAK inhibitor. What is JAK? JAK is Janus kinase. Janus kinase inhibitor, that is JAK. Okay, तो JAK inhibitor tofacitinib ये भी आपका एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट है. देन इंटरल्यूकिन 12 एंड 23 एंटागोनिस्ट. इंटरल्यूकिन 12 एंड 23 एंटागोनिस्ट ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट है. इसका एग्जांपल है उस्तेकिनुमैब. मैब, दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. ओके, देन नेक्स्ट जो क्लास ऑफ ड्रग है यहाँ पे, तो द नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज इंटेग्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. इंटेग्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के एग्जांपल्स है नटालिजुमैब एंड वेडोलिजुमैब. ओके, नटालिजुमैब एंड वेडोलिजुमैब, दिस आर द इंटेग्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ओके, तो ये भी मैब है, मैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है. ओके, अब ये जो ड्रग है नटालिजुमैब एंड वेडोलिजुमैब, तो इसमें ये जो नटालिजुमैब है इसके बारे में एक प्रिकॉशन लेना जरूरी है. नटालिजुमैब के बारे में एक प्रिकॉशन जरूरी है. वो प्रिकॉशन क्या है? व्हाट इज दैट प्रिकॉशन? यदि हम किसी पेशेंट को नटालिजुमैब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उस पेशेंट में ऑलरेडी ये जो वायरस है जॉन कनिंघम वायरस. कौन सा वायरस? जॉन कनिंघम जेसी वायरस. ओके, यदि किसी पेशेंट में ऑलरेडी जेसी वायरस का इन्फेक्शन है और उसे यदि ये नटालिजुमैब ड्रग दिया जाता है तो उसका ब्रेन डैमेज होगा. उसका ब्रेन डैमेज होगा मतलब वहां पे उसे प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है. ओके, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी पीएमएल का प्रॉब्लम होगा, ब्रेन डैमेज होगा. ओके, इसीलिए यदि किसी पेशेंट को नटालिजुमैब प्रिस्क्राइब करना है तो उसके पहले कंफर्म कर लिया जाता है कि उस पेशेंट को जेसी वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है. अगर जेसी वायरस का इन्फेक्शन मतलब जॉन कनिंघम वायरस का इन्फेक्शन नहीं है तो ही उसे नटालिजुमैब प्रिस्क्राइब किया जाता है. एंड नटालिजुमैब जैसा ही ड्रग है वेडोलिजुमैब. बट ये जो वेडोलिजुमैब है इसके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है. वेडोलिजुमैब के साथ में प्रॉब्लम नहीं है. वेडोलिजुमैब जो है वो पीएमएल दैट इज प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी प्रोड्यूस नहीं करता है. ओके, तो चलिए इसको मैं रीड कर लेता हूं. सो नटालिजुमैब users have an increased risk of a severe brain condition called progressive multifocal leukoencephalopathy resulting from infection with the John Cunningham virus. Therefore, it is important to be tested for JC virus before starting natalizumab. In clinical trials, vedolizumab was not found to be associated with PML. Okay, तो यहाँ पे JC virus, then PML and natalizumab ये आपको याद रखना है. And also these are the integrin receptor antagonist. ये integrin receptor antagonist है, ये भी आपको याद रखना है. Then next class of drug जो कि irritable bowel syndrome में यूज होता है, that is the sphingosine 1 phosphate receptor modulator. Sphingosine 1 phosphate receptor modulator, that is S1PR modulator. S1PR modulator इसका एग्जांपल है ozanimod. Ozanimod is the example of S1PR modulator, sphingosine 1 phosphate receptor modulator. Okay, so by targeting the S1P receptors on lymphocytes, ozanimod prevents migration of lymphocytes to the inflammatory site. तो हमें पता है कि जो lymphocytes है WBC का टाइप है. ओके, WBC का टाइप lymphocytes. तो lymphocytes ये इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इन्फ्लामेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो यहाँ पे जो S1P रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो है ये लिम्फोसाइट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है इन्फ्लामेशन में उसको कम कर देते हैं. सो बाय टारगेटिंग द S1P रिसेप्टर्स ऑन लिम्फोसाइट्स, ozanimod prevents migration of lymphocytes to inflammatory sites. Okay, then next category of drugs is antimicrobials. अब ये एंटीमाइक्रोबियल्स का यूज कब होगा?
तो एक्चुअली जो आईबीडी है, तो आईबीडी में यदि कोई इन्फेक्शन के चांसेस है, कुछ माइक्रोबियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ओके, तो एंटी माइक्रोबियल्स में यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये ड्रग्स है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये ड्रग्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए जाएंगे एंटी माइक्रोबियल इफ देयर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हमने देखे, ये क्या देखा हम लोगों ने? सो जो आपका आईबीडी है, आईबीडी के लिए जो क्लासेस ऑफ ड्रग्स है, जो टाइप्स ऑफ ड्रग्स है, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।